नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर भारत की सांस्कृतिक अटूटता और संघर्ष की गाथा को याद किया है। उन्होंने ये कहा कि अटूट आस्था के 1000 वर्ष का ये अवसर हमें राष्ट्र की एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1000 साल पहले जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि वो भी सोमनाथ जाए तो अपनी तस्वीर #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर शेयर करें, या जो लोग सोमनाथ पहले भी गए हों वो भी अपनी तस्वीर शेयर करें, #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर शेयर करें। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां वो स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर पर देखिए, महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे होने पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले सोमनाथ मंदिर को लेकर भारी सियासत भी शुरू हो गई है। हिंदू आस्था, आत्मसम्मान और इतिहास का वो प्रतीक जिसने कई सदियां देखी, वो मंदिर जो अतीत में सनातन पर हुए कई हमलों का साक्षी रहा। आजादी के बाद जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने उसी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की बारी आई, तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कैसे इसका विरोध किया गया। पंडित नेहरू की 17 से ज्यादा चिट्ठियां इस बात की गवाह हैं। बीजेपी का आरोप है कि नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के विरोध में 17 से ज्यादा चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो। नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राजदूतों और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी और हर स्तर पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। 21 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को माय डियर नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को महत्वहीन बताया और अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए दरवाजे लाए जाने की पाकिस्तान में चल रही खबरों को पूरी तरह गलत बताया। 21 अप्रैल 1951 को ही सौराष्ट्र के सीएम को लिखी चिट्ठी में नेहरू ने सरकारी धन के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि मंदिर निर्माण सरकार का विषय नहीं है। इसके अगले ही दिन 22 अप्रैल 1951 को नेहरू ने अपनी चिट्ठी में सोमनाथ के न्यासियों द्वारा पवित्र नदी के जल और मिट्टी के लिए विदेशी दूतावासों से संपर्क करने पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि इससे सरकार की गलत छवि बनती है। 20 जुलाई 1950 को तत्कालीन केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी को नेहरू ने लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश में आवास की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए। 17 अप्रैल 1951 को नेहरू ने विदेश मंत्रालय दूतावासों को निर्देश दिया कि सोमनाथ ट्रस्ट की कोई मदद न की जाए और वो धार्मिक प्रतीकों से दूरी बनाए। जैसे ही वो मथुरा में देखता, पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब, और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को
याद रखने की आवश्यकता है। पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने की गुजारिश की थी, लेकिन उनके विरोध के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर 2 दिन पहले लिखे अपने लेख में भी किया है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, भारत की आत्मसम्मान का प्रतीक है। लेकिन आज नेहरू की चिट्ठियां और मोदी के आरोप एक बार फिर सवालों को जिंदा करते हैं कि क्या आजाद भारत की राजनीति में हिंदू आस्था को जानबूझकर हाशिए पर रखा गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और मैदानों में बढ़ती ठंड ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल को कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में ले लिया है। तापमान 0 से नीचे चला गया है, सड़कें बंद हैं, बर्फ हटाने का काम जारी है और दूसरी ओर सैलानी इस मौसम का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। कहां कितना तापमान गिरा, कहां रास्ते बंद हैं और आगे मौसम कैसा रहेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सोनमर्ग में पारा -10.1 डिग्री तक गिर गया। गुलमर्ग, पहलगाम, शोपियां, पुलवामा और कुपवाड़ा जैसे इलाकों में भी तापमान 0 से काफी नीचे पहुंच चुका है। लद्दाख के लेह में हालात और भी सख्त है, जहां न्यूनतम तापमान -13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर जमी बर्फ और मैदानी इलाकों में शीतलहर ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। ताज़ा बर्फबारी के बाद पहाड़ पूरी तरह से सफेद चादर से ढक गए हैं। अनंतनाग, शोपियां, बडगाम और भद्रवाह से सामने आई तस्वीरें ये साफ दिखाती हैं कि बर्फ के साथ ठंड का असर और तेज हो गया है। मजगाम और डी के मराग जैसे इलाकों में लगातार बर्फ गिरने से तापमान में भारी गिरावट आई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं शुष्क मौसम और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। बर्फबारी का सीधा असर यातायात पर भी पड़ रहा है। पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली मुगल रोड 31 दिसंबर से बंद है। पीर की गली जो करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां फिसलन भरे हालात बने हुए हैं। बीआरओ की 79 आरसीसी टीम मुगल रोड पर बर्फ हटाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक रास्ता खोलने की कोशिशें लगातार जारी है, ताकि पुंछ से शोपियां और कश्मीर की ओर यातायात बहाल किया जा सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक कश्मीर के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान -4 से -9 डिग्री तक जा सकता है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में पारा -6 से -13 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड के बीच सैलानियों का जोश कम नहीं हुआ है। अनंतनाग, गुलमर्ग, भद्रवाह और डोडा के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हमें यहाँ आए को 7 दिन हो गए हैं। हम 1 जनवरी को आए थे। हमें यहाँ पे गुलमर्ग, सोनमर्ग और हमने डल लेक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमने शिकारा राइड भी की। और यहाँ पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। यहाँ इस बार ही कश्मीर आया हूँ तो बहुत अलग चीज़ मुझे फील हुआ है। लाइक यहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगी मुझे इस बार। और यहाँ के लोगों का तो मैं मतलब कश्मीर मेरा 10 या 11 बार है। मेरा लोगों के जो व्यवहार रहता है उसके नाम से और भी ज़्यादा मन करता है बार बार कश्मीर आऊँ मैं, तो इसके नाम से बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर कल पहुंचे थे और हमारा फर्स्ट डे था श्रीनगर हाउस बोट के अंदर और ओवरऑल अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोगों के साथ में हमारा बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा था। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है। अभी हमने कहवा हमारा रह गया है जो कि हम पहलगांव में या गुलमर्ग में ट्राई करेंगे उस साइड में। बाकी ओवरऑल हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। सिक्योरिटी भी बहुत सही है और मौसम भी ठीक है, लेकिन हाँ रात में तो बहुत ठंडक रहती है और अच्छा है। अभी तो हम लोग हाउस बोट में रुके हुए थे, अभी हम लोग सोनमर्ग वगैरह जाएंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फ बरस रही है।
कुल्लू में अटल टनल और रोहतांग दर्रे पर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फ में खेलते और प्राकृतिक नजारों का मजा लेते नजर आए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में ठंड का सितम जारी है। एक ओर तापमान में लगातार गिरावट से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तो दूसरी ओर बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर कौन है जिसके क्राइम सीन पर पहुंचते ही अपराधी भागने लगते हैं? कौन है वो जिसे देखकर क्रिमिनल बिल में छिप जाते हैं, जिन्हें डर सताने लगता है कहीं हमारा राज न पकड़ा जाए? मिलिए जांबाज रोजी से। वो सूंघ लेती है सुराग, कातिल को कर देती है बेनकाब। उसकी आंखों से क्रिमिनल बच न पाए। ब्लाइंड केस, चुटकी में ट्रेस। पुलिस की खामोश ताकत, सुराग की खामोशी, बहादुर डॉग रोजी। जब पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है, जब कोई अपराधी सुराग को छिपाता है, जब पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं, केस ब्लाइंड होता है, तब दिखाई देता है उसका जलवा। तब उसकी ताकत से तहकीकात मजबूत हो जाती है। वो बता देती है कातिल यहाँ छिपा है, जो देती है सुराग डकैत कहाँ है, जो पहुंच जाती उस ठिकाने पर जहां जुर्म का हथियार दबा कर रखा होता है, जिसकी रफ्तार के आगे अपराधियों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, जो दबोच लेती है बदमाशों को, जिसे पता है कहां छिपा है गुनहगार। पुलिस वाले भी उसके कायल हैं। उसकी बहादुरी और तफ्तीश के तरीके को देखकर कहते हैं सैल्यूट है रोजी। सुनिए पहले उसके बहादुरी के किस्से। मस्तूरी मल्हार क्षेत्र में 6 दिन की गड़ी लाश को तो गड़ी लाश के पास गई। वहाँ पे घटनास्थल पर सूंघने के बाद आरोपी के घर गई। आरोपी के घर कम से कम वहाँ से घटनास्थल 3 किलोमीटर था। बस्ती में जाकर उसके घर में गई, जो कि घर में ब्लड के निशान मिले और कपड़े मिले आरोपी के। उसके बाद अधिकारी द्वारा अंजाम दिया गया, आरोपी को पकड़ा गया। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें सिर्फ सूंघने की नहीं है, ये अपराध की कहानी की ब्रेन मैपिंग है। छूटा हर निशान, भागते वक्त गिरा पसीना, भीड़ में छुपा अपराधी। बहादुर डॉग रोजी के लिए सब कुछ एक सुराग है। 45 से ज्यादा मामलों में आरोपियों को इसने दबोचा है। बहादुर डॉग रोजी ने अपराधियों को सबक सिखाया है। सदा में माँ बेटी की हत्या हुई, जिसमें रोजी ने अहम भूमिका निभाई। जो वहाँ से घटनास्थल पे स्पॉट पे माँ की और बेटी की जो हथियार पड़े थे, आरोपी द्वारा उनको सेंड दिया गया। जो डॉग ने अपने वहाँ से दौड़ते हुए सीधा आरोपी के घर गई, जो कि उसके आरोपी के घर को जाके आरोपी का पैंट पकड़ ली। 7 ब्लाइंड मर्डर केस में अहम रोल। हत्या के सुलझाए मामले। मां बेटे की ब्लाइंड हत्या बिलासपुर। बलात्कार के बाद नृशंस हत्या जांजगीर चांपा। राइस मिल कर्मी की हत्या बिल्हा। लूट के दौरान हुई हत्या चांपा। घर के भीतर महिला की हत्या बिलासपुर ग्रामीण। सुनसान इलाके में अज्ञात शव हत्या का केस बिलासपुर। अज्ञात युवक की हत्या का खुलासा बिलासपुर शहर। और भी कई मामले हैं। भीड़ में चोरी के आरोपी की पहचान बिलासपुर शहर। ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी अकलतरा। राइस मिल लूट और डकैती बिल्हा। राइफल चोरी का मामला बिलासपुर। बड़े फ्रॉड केस चांपा और विष्णुपुर। सरकारी अस्पतालों से नवजात चोरी बिलासपुर। कई चोरी मर्डर पकड़ी, जैसे कि राइफल चोरी, चौथी हत्याकांड, रतनपुर में माँ बेटी की हत्या, और जैसे कि बिल्हा में डकैती, पामगढ़ में नरियरा बैंक में डकैती, अकलतरा में बलात्कार केस, जो छाल में 8 लाख की चोरी, रायगढ़ में कई अनसुलझे को केस को निपटाया उसने। और उसके द्वारा उत्साहित दौर पे मुझे आउट ऑफ 10 मिला, जो श्रीमान एडीजी महोदय द्वारा दिया गया। इसमें रोजी से पहले रिटायर्ड डॉग डॉली ने भी
100 से ज्यादा अनसुलझे मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी। अपराधी सोचता है कि उसने सबूत मिटा दिए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर अपराध एक गंध छोड़ जाता है और बिलासपुर में उस गंध को पहचानने वाली एक खामोश ताकत है और वो है डॉग रोजी। बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको भी तो कहीं शेयर ट्रेडिंग का चस्का नहीं है? अगर है तो खुलासा देख लीजिए। भोपाल से रायपुर तक ठगी की ऐसी ट्रेल पता चली है जो आपको आगाह कर रही है। मुनाफे वाला ये खेल कहीं बर्बाद न कर दे। देखिए। ट्रेडिंग का चाल, ठगी का खेल। भोपाल से रायपुर तक ट्रेल। मुनाफे का कारोबार, गैंग कर देगी हैरान। लालच का खेल, माया जाल, सावधान। सीमेंट कारोबारी से करोड़ों का खेला। इंदौर की गैंग ने कितनों को लूटा। ये फायदा कर न दे नुकसान। आप करोड़पति बन सकते हैं। आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ सकते हैं। बस हम जो कहते जाएं, आप वो करते जाएं। कुछ इसी तरह की स्कीम की बातें की जाती है ऐसी गैंग से, जिसके हथकंडे हैरान कर देते हैं और आपको सावधान भी कर रहे हैं। भोपाल और रायपुर में जो हुआ उसे सुनिए, क्योंकि ऐसे जाल में आप भी फंस सकते हैं। इंदौर में रेड, गैंग बेनकाब। ये तस्वीर है नटवरलाल गैंग के मोहरों की। 10 लेडी नटवरलाल तो 10 बॉयज नटवरलाल। बकायदा ये गिरोह फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। स्टेट साइबर पुलिस को इनकी भनक लगी, रेड पड़ी और दबोचा गया गिरोह। इनकी वारदात का तरीका सुनिए। इंदौर से इस गिरोह को दबोचा गया। शेयर ट्रेडिंग में अच्छे रिटर्न दिलवाने के नाम पर ये ठगी करते थे। शेयर ट्रेडिंग का वो खेल जिसमें दिखाया जाता है मुनाफा, फिर गैंग हो जाता है रफू चक्कर। छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने 43 मोबाइल, 16 लैपटॉप, 3 हार्ड डिस्क, 1 डीवीआर, 1 मॉडेम और कुल 1,33,000 नगद राशि, पासबुक, एटीएम कार्ड और चेकबुक जब्त की। ये गिरोह मोबाइल ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाता था। भरोसा दिलाने के लिए साइबर अपराधी वेबसाइट का लिंक और ईमेल यूजर आईडी व पासवर्ड भेजते थे। ऐप में मुनाफा दिखता था, लेकिन पैसा निकालने पर सच सामने आ जाता। ठगी का शिकार कारोबारी, 2 करोड़ का फ्रॉड। इधर उड़ीसा के सीमेंट कारोबारी नेमीचंद जैन के साथ करोड़ों की ठगी भी हैरान करने वाली है। यहाँ भी खेला वही मुनाफे वाला। शेयर मार्केट में मुनाफा दिलाने के नाम पर 2 करोड़ का चूना लगाया गया। एक कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने पर अधिक मुनाफे का जाल बुना गया। टेलीग्राम ग्रुप के जरिए शेयर मार्केट का प्रपोजल दिखाकर ठगी की गई। अब शिकार कैसे बनाया ये भी सुनिए। 1 लाख रुपए जमा करवाए और मुनाफा दिखाया 1,30,000। बस यही शिकार फंस गया। देवेंद्र नगर थाना में मामला दर्ज हो गया है। नामजद आरोपी है। तो समझ गए ना आप शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग वाले इस खेल को। अगला कॉल आपको आए तो ऐसी गैंग से आपको होशियार रहने की जरूरत है। भोपाल से शिवकांत आचार्य और रायपुर से विश्वभरण शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नोएडा में बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सेक्टर 63 में कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी की रिन्यूअल और बंद पॉलिसी पर बोनस का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। आखिर पूरा मामला क्या है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 13 अरेस्ट। बेच रहे थे फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी। महिला की शिकायत पर हुआ खुलासा। नोएडा के सेक्टर 63 में एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। ये कॉल सेंटर बीमा पॉलिसियों को बेचने और रिन्यू कराने के बहाने लोगों को ठग कर रहा था। गिरोह का सरगना MBA पास छत्रपाल है, जबकि बाकी आरोपी BCom, BA, BSc पास है। साइबर क्राइम एवं थाना सेक्टर 63 की संयुक्त टीम द्वारा एक कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है,
जहां से 13 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये कॉल सेंटर एक लाइसेंस शुदा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर एक फर्जी इंश्योरेंस बीमा कराने वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। ये लोग पीड़ितों को कॉल करते थे और ऐसी नामी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम लेते थे जिनका इनके पास लाइसेंस नहीं था। क्लेम करते थे कि अगर इनके साथ निवेश किया जाता है और इनसे इंश्योरेंस ली जाती है तो उनको बढ़िया पॉलिसी मिलेगी, बढ़िया मुनाफा होगा और बढ़िया रिटर्न मिलेगा। महाराष्ट्र के नागपुर की महिला से 17 लाख रुपए की ठगी की शिकायत पर कॉल सेंटर का फर्जीवाड़ा परत दर परत खुलता चला गया। पुलिस ने सरगना छत्रपाल शर्मा सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डार्क वेब से डेटा खरीदकर लोगों को निशाना बनाते थे। थाना साइबर क्राइम में कुछ कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी। एक कंप्लेंट स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से आई थी कि एक वृद्ध महिला के साथ इस एरिया से साइबर ठगी की गई है। उसी को डेवलप करके ये कार्यवाही की गई है। 13 के 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फर्जी कॉल सेंटर के सरगना छत्रपाल ने सितंबर 2021 में फर्जी कंपनी बनाई थी। ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बड़ी कंपनियों की पॉलिसी रिन्यू कराने और बोनस दिलाने का लालच देते थे। लोगों को जाल में फंसाकर म्यूल खातों में रकम को ट्रांसफर करा लेते थे और बाद में नंबर ब्लॉक कर देते थे। जो रकम मिलती थी उसे आपस में बांट लेते थे। कर रहे थे वो फर्जी अकाउंट्स में प्राप्त कर रहे थे, म्यूल खातों में प्राप्त कर रहे थे और जिन नंबरों से कॉलिंग की जा रही थी वो सिम कार्ड इन कॉल सेंटर के नाम पर संचालित नहीं थे। वो सिम कार्ड दूसरे लोगों के नाम पर लिए गए थे जिनसे कॉलिंग की जा रही थी। अन्य जानकारी इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। इस कॉल सेंटर का पहली बार खुलासा किया गया है। फिलहाल कोई क्रिमिनल हिस्ट्री जानकारी में नहीं आई है, लेकिन गहराई से जानकारी की जा रही है और 12 अकाउंट्स फिलहाल सीज किए गए हैं जिसमें उनके भी ओनर्स के बारे में और जानकारी की जा रही है। पुलिस को शुरुआती जांच में 12 म्यूल खाते मिले। सभी बैंकों की जांच की जा रही है। इनमें जमा रकम का भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही जिन नंबरों से पीड़ितों को कॉल किया जा रहा था उनके बारे में भी पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।